हेलो गाइस। सो आज आपके लेके आया हूँ सामने में क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 से एग्जांपल नंबर 1 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। यहाँ पे चैप्टर चल रहा है आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, कल मैंने आपको पूरा फंडा बता दिया था इसका किस तरीके से आप लोग करते हो। राइट, चैप्टर 13 अपना चल रहा है डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन। ये आप लोग वीडियो के अंदर भी देख सकते हो जाके प्लेलिस्ट में। हाँ जी, तो डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन का मैंने डायरेक्ट का प्रोपोर्शन का सारा फंडा बता दिया, उससे रिलेटेड एग्जांपल बता दिया। अब हमें तो सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 स्टार्ट होता है कि एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई। देखो एक चीज़ बता देता हूँ मैं, भले ही आपको पता हो कि ये एग्जांपल नंबर 2 है, एक्सरसाइज 13.1 से पहले तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है, इसलिए आप डायरेक्ट का यूज़ कर लोगे, लेकिन वो वाला काम करना नहीं है। हमें समझ में ये आना चाहिए कि क्वेश्चन को समझ के, नेचर समझ के हमें डायरेक्टली समझना है पहले कि ये डायरेक्ट है क्यों। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको कभी भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है कि इनवर्स प्रोपोर्शन एग्जाम्पल। आपको सिंपली क्वेश्चन मिलेगा, उसका सॉल्यूशन करना है। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन को कि इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई, पोल की हाइट दी हुई है 14 मीटर, कास्ट्स अ शैडो ऑफ 10 मीटर। आप एक बार बताओ कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोल है ये, ठीक है, जिसकी हाइट है 14 मीटर, और मान लेते हैं कि यहाँ पे सन है। तो अगर यहाँ पे सन होगा तो इसकी शैडो कौन होगी? इस साइड में होती है, हमें पता है शैडो बनती है। ये शैडो जो बनी है ये है 10 मीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री कास्ट अ शैडो ऑफ 15 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन। यहाँ पे एक एक वर्ड का मतलब है। अंडर सिमिलर कंडीशन का मतलब क्या है? अंडर सिमिलर कंडीशन का मतलब है कि उसी टाइम की बात कर रहा है, क्योंकि हमें पता है, जैसे सपोज करो कि अभी हम खड़े हुए हैं किसी टाइम पे, ठीक है, मान लीजिए कि आप हो, ठीक है, अगर यहाँ पे सन है तो हमें पता है कि सुबह के टाइम पे सन इस तरीके से, तो हमारी शैडो सबसे लंबी बनती है, दूर तक जाती है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, सन ऊपर होता चला जाता है, हमारी शैडो थोड़ी छोटी होती चली जाती है, और दिन बढ़ता जाता है, हमारी शैडो और छोटी होती चली जाती है, और जैसे 12 o'clock का टाइम होता है हमारी शैडो बनती ही नहीं है। ठीक है, फिर सन इधर आ जाए, फिर शैडो इधर बनने की, सन इधर नीचे आएगा, शैडो बनेगी। यानी कहने का मतलब ये, जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होती है शैडो की लेंथ में चेंज आ जाता है। ये बात हमें समझ में नहीं है, और इसलिए सिमिलर कंडीशन का मतलब है कि आपको भाई ये बताओ, टाइम थोड़ा ना दिया हुआ है जो आप निकाल पाओगे कि भाई पोल की कितनी बन रही है, ट्री की कितनी बनेगी, ये 2 बजे बन रही है, 5 बजे कितनी बनेगी, ऐसा नहीं हो सकता, हम निकाल ही नहीं सकते उस चीज़ को। यानी सिमिलर कंडीशन मतलब जिस टाइम पे इसकी बन रही है। अब मुझे एक चीज़ और बताना, मान लो कि आपके सामने 2 बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग है, ठीक है, और एक छोटी बिल्डिंग है, और सन इधर ही है, ये लाइन में बनी हुई है। तो हमें पता होता है बिल्डिंग जितनी बड़ी होती है उसकी शैडो उतनी दूर तक जाती है, और बिल्डिंग जितनी छोटी होगी उसकी शैडो उतनी पास तक जाएगी। हम लोग भी होते हैं, धूप के टाइम पे हम लोग क्या देखते हैं कि अगर किसी घर के पास रोड पे अगर जा रहे हो, हम दिख रहे हैं घर, कोई घर 3 मंजिल का होता है, कोई 2 मंजिल का होता है, 1 मंजिल का होता है, और हम रोड को क्रॉस कर रहे हैं, तो हमें गर्मी के टाइम की अगर बात करें उस टाइम ज़्यादा फील होता है ये वाली चीज़। आपको दिखता है एक बड़े घर के सामने जा रहा है, आपको बड़ा रिलैक्स फील होता है। क्यों? सन अगर दूसरी साइड से है तो उसमें छाया होती है रोड के ऊपर, आप आराम चले जाते हो। जैसे ही पता लगता है कि घर छोटा हो गया, हो सकता है आपके सर तक धूप आए, फिर घर और छोटा हो जाता है, मान लो 1 मंजिल वाला घर ही है, तो हो सकता है आपके ऊपर धूप आ जाए, और मान लो कोई घर ही नहीं है तो क्या होता है, धूप डायरेक्ट आती है। कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होता है उसकी शैडो उतनी बड़ी होती है। अब देखो वही चीज़ होगी, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा शैडो उतनी बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट जितना छोटा होगा शैडो उतनी छोटी होगी। तो सेम चीज़ हो रही है ना, इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, यानी प्रोपोर्शन कौन सा हो गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। समझ रहे हो? तो हमें ये कंसेप्ट जरूर समझ में आना चाहिए कौन सा प्रोपोर्शन है। तो आप लिख सकते हो कि किसका एग्जाम्पल हो गया, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। अब बताओ हमें टेबल बनानी है, बना लेंगे। हाँ जी, तो टेबल में 2 फैक्टर है। क्या फैक्टर है? एक तो हाइट की बात कर रहा है, किसकी? ऑब्जेक्ट की। देखो इलेक्ट्रिक पोल ही नहीं, दूसरा ट्री है, तो मैं पोल और ट्री को ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ। कुछ भी चीज़ हो सकती है, अभी पोल हो सकता है, ट्री हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है। एक तो मैंने माना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरी है लेंथ ऑफ शैडो। 2 चीज़ हो रही है, क्या? तो हाइट के ऊपर और एक लेंथ हो रही है शैडो की। तो इसको लेके हम एक टेबल बना लेंगे, और प्रोपोर्शन डायरेक्ट है वो ज़रूर लिखना है आपको समझ के इस चीज़ को। हाँ जी, तो अपनी 2 चीज़ निकल के आ रही है। पहली है आपकी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब पोल, ट्री, कुछ भी हो सकता है, सारे ऑब्जेक्ट हैं। और दूसरी बात है आपकी लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या दिया हुआ है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी मीटर में ले रहा हूँ मैं, और लेंथ ऑफ शैडो मीटर में ले रहा हूँ क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। अब मुझे बताओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
पहला हाइट है, पहला ऑब्जेक्ट है इलेक्ट्रिक पोल, उसकी हाइट कितनी है 14 मीटर, ठीक है। तो उसकी शैडो की लेंथ कितनी है 10 मीटर। सेकेंड थिंग, फाइंड दी हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री तो हमें फाइंड करनी है, यानी हाइट ऑफ ट्री तो हमें फाइंड करनी है, हमें नहीं पता ये क्या है। दैट कास्ट अ शैडो 15 मीटर। ट्री की शैडो कितनी है 15 मीटर, समझ रहे हो। तो हमें टेबल बनानी, समझना है। हाइट ऑफ पोल गिवन थी, लेंथ ऑफ शैडो गिवन थी उसकी। हाइट ऑफ ट्री गिवन नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगाया है, लेंथ ऑफ शैडो गिवन है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं इस चीज़ को, ये मानते x, तो ये x1 और x2, ये मानते y, तो y1 और y2। तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को। हमें पता है फॉर डायरेक्ट प्रपोर्शन x1 अपॉन y1, इन दोनों का रेशियो इक्वल टू इन दोनों का रेशियो इक्वल टू होता है x2 अपॉन y2। वैल्यू रख दो उठा के यहाँ से, x1 का मतलब 14 अपॉन में 10 इज इक्वल टू x2 अपॉन में 15। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो x2 के साथ क्या होगा, देखो सिंपल चीज़ है, ये है 14 अपॉन 10, तो मैं 14 अपॉन 10 को रहने देता हूँ, ठीक है। x के डिवाइड में था 15, तो डिवाइड वाली चीज़ कहाँ चली जाती है, मल्टीप्लाई में चली जाती है। तो डिवाइड वाली चीज़ को मैं मल्टीप्लाई में लेके चला गया, ठीक है। तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 अपॉन 10 और मल्टीप्लाई में चला जाएगा 15। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, यानी यहाँ से x2 इक्वल टू हो जाएगा 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 मीटर। आप खुद चेक कर सकते हो कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी आपकी 21 मीटर। चेक कर लो इस चीज़ को कि जब हाइट 14 थी तो 10 थी लेंथ, हाइट बढ़ी तो लेंथ भी बढ़ गई। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल है, ठीक है। तो इसको नोट करो, नेक्स्ट एग्जांपल लेके आता हूँ मैं तब तक। हाँ जी, तो ये वाला नोट कर लो एक बार पॉज करके वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, टेबल बनी रहने देता हूँ, काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं कि द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर, कि कुछ पेपर की शीट है, कितनी शीट है टोटल मिला के 12 शीट है, ठीक है। और उनका वेट पड़ रहा है 40 ग्राम्स। आप सोचो सिर्फ ओनली 12 पेपर का वेट 40 ग्राम है, थोड़ी मोटे मोटे पेपर है, इसलिए बोला भी हुआ है द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज़ 40 ग्राम्स। ओके, हाउ मैनी शीट ऑफ द सेम पेपर वुड वेट 2.5 kg। पहली बात तो हमें यूनिट सेम बनानी है, ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में करो। 2.5 kg इसका मतलब होता है 2500 ग्राम, क्योंकि देखो 2 kg में 2000 ग्राम हो जाएंगे और हाफ kg में 500 ग्राम होता है, तो 2500 ग्राम हो जाएगा। अब आप एक बार बताओ मुझे, आपके पास वेट मशीन है, आपने पेपर रखा, ठीक है, इसके ऊपर आप पेपर रखोगे तो हमें पता है जितना ज़्यादा पेपर रखते जाएंगे उतना ज़्यादा वेट होता चला जाएगा। हाँ, एक पेपर रखा कुछ वेट हुआ, दूसरा पेपर रखा कुछ वेट हुआ, तीसरा पेपर रखा वेट हुआ, यानी सीधी सी बात है कि आप जितने ज़्यादा पेपर रखोगे, जितना ज़्यादा सामान रखते हैं वेट उतना ही बढ़ता है, यानी जितना ज़्यादा सामान वेट उतना ही बढ़ेगा, जितना कम सामान वेट उतना ही कम होता है, ठीक है। वेट यानी कि सामान का ज़्यादा होते जा रहा है तो वेट बढ़ता जा रहा है, सामान कम हो रहा है तो वेट कम हो रहा है। नंबर ऑफ़ पेपर शीट इंक्रीज होगी, वेट इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ़ पेपर शीट कम होगी, वेट कम होगा। सिंपल चीज़ आ रही है ये वाली चीज़, यानी कौन सा प्रोपोर्शन हो गया ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल हो, क्योंकि एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ सीट इंक्रीज करते जाओगे, एक सीट का कुछ वेट होगा, 2 सीट का वेट ज़्यादा होगा, 3 सीट का वेट ट्रिपल्ड हो जाएगा, 4 सीट का वेट 4 टाइम हो जाएगा, 5 सीट का वेट 5 टाइम हो जाएगा। समझ के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। कौन कौन सी 2 क्वांटिटी दी हुई है, एक दी हुई है नंबर ऑफ सीट्स, कितनी 12 सीट्स, तो नंबर ऑफ सीट्स गिवन है, तो एक क्वांटिटी तो हो गया आपके पास में नंबर ऑफ सीट्स, और दूसरा क्या हो गया वेट ऑफ सीट, ये वेट दिया हुआ है। एक तो नंबर ऑफ सीट गिवन थी और एक वेट ऑफ सीट गिवन है, तो टोटल वेट ले लो इसको, टोटल वेट। अब मुझे बताओ कैसे कैसे गिवन है कि भाई नंबर ऑफ सीट है 12, तब तो वेट है 40 ग्राम, नंबर ऑफ सीट है 12 तब तो वेट है 40 ग्राम, नंबर ऑफ सीट है और वेट किस में लिखा हुआ है, मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। नंबर ऑफ सीट तो नंबर से है। उसके बाद में हाउ मैनी सीट्स, यानी कितनी सीट लगेंगी, नंबर ऑफ सीट कितनी लगेंगी, तो नंबर ऑफ सीट कितनी लगेंगी क्वेश्चन मार्क ऑफ द सेम पेपर वुड वे 2500 ग्राम,
यानी जिनका वेट कितना हो जाएगा 2500 ग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ सीट जब 12 थी तो टोटल वेट था 40 ग्राम, कितनी सीट लगेंगी कि वेट इतना हो जाएगा, समझ रहे हो। तो कैसा हो गया आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन हो गया और ये आपके टेबल कंप्लीट हो गई। हमें पता है 4 डायरेक्ट प्रपोर्शन होता क्या है, x1/y1 इक्वल टू x2/y2 यानी कि 12/40। यूनिट कन्वर्ट कर लेना, अगर आपने बिना यूनिट करके यहाँ पे सिर्फ 2.5 लिख दिया ना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो या इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करो, यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। x2 क्या है नहीं पता, x2 को x2 रहने दो, y2 क्या है 2500, ठीक है। क्या होगा, मुझे x2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके डिवाइड वाली चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि x2 = 12/40 तो अपनी जगह बैठा हुआ है, तो जो जगह बैठता है उसमें कोई चेंज नहीं आता। 2500 इसके डिवाइड में है, वो कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। देखो 0 से 0 कटा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 25 × 3 75 और एक 0 बचा हुआ है, कितनी 750 नंबर्स ऑफ सीट। नंबर ऑफ सीट कितनी होगी 750। यानी सिंपल चीज़ है कि अगर आपने ओनली 12 सीट रखी तो ग्राम में कितना है, ओनली 40 ग्राम वेट है, लेकिन अगर 750 सीट रख दोगे, देखो कितनी ज़्यादा सीट कर दी, तो वेट भी ज़्यादा हो जाएगा, 2500 ग्राम टोटल वेट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। अगर समझ में आ गया तो बेटा लाइक कर दो अभी वीडियो को, और अगला क्वेश्चन अब हम करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो फटाफट, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लो। हाँ जी, तो नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। क्या लिखा हुआ है, अ ट्रेन इज़ मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब ट्रेन अपनी स्पीड को चेंज नहीं करी, कांस्टेंट स्पीड चल रही है, तभी हम निकाल सकते हैं। अगर बोलते हैं ना कि स्पीड बार बार चेंज कर रही है तो हम फाइंड भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ट्रेन इज़ मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 km/h, तो हमें स्पीड पता है। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट, फाइंड टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। इस लाइन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है इसका मतलब क्या है, स्पीड का मतलब क्या होता है, समझते हैं इसको। हमें गिवन क्या है, पहले टेबल बाद में बनाएं, पहले क्वेश्चन को समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। तो हमें गिवन ये है कि स्पीड = 75 km/h। इस लाइन का मतलब क्या होता है, 75 km/h, इसका मतलब होता है कि इन 1 आवर, ठीक है, इन 1 आवर डिस्टेंस = 75 km/h पर 1 आवर, यानी कि हर घंटे के अंदर हर आवर में 75 किलोमीटर मूव करेगा। ये जिसको बोलते हैं स्पीड, कि 1 आवर में कितना मूव करता है उसको बोलते हैं स्पीड। इसका मतलब ये हो गया कि 1 आवर में, यानी टाइम होगा 1 आवर, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा 75 किलोमीटर। इसका मतलब समझ में आ रहा है। उसके बाद हमसे क्या पूछा है कि आपको बताना है 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। समझना क्या क्या क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है, आपको कंफ्यूज करने के लिए स्पीड वर्ड दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमें बात किसके बारे में कर रहा है, वो एक टाइम के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, और एक डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, समझ रहे हो। हमें देखो दिया हुआ है कि 1 आवर यानी कि 60 मिनट, आप इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो कि 1 आवर या 60 मिनट में कवर करता है 75 किलोमीटर, तो 20 मिनट में कितना कवर करेगा, वही वाली बात है। 20 मिनट यानी टाइम में कितना कवर करेगा, डिस्टेंस की बात कर रहा है। फाइंड टाइम रिक्वायर्ड, टाइम निकालो, टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर, यानी सिर्फ टाइम और डिस्टेंस दो चीज़ों की बात चल रही है, समझ रहे हो। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, सर स्पीड भी दे दिया, टाइम डिस्टेंस है, हालांकि यूनिटरी मेथड तो लग जाएगा, वो बाद में बता दूंगा मैं अभी, लेकिन हम टेबल से कर रहे हैं, टेबल से करके बताता हूँ, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है कि 1 आवर में 75 किलोमीटर, यानी 60 मिनट में 75 किलोमीटर, तो 20 मिनट में कितना 250 किलोमीटर कितने टाइम के अंदर, यानी हमें सिर्फ टाइम और डिस्टेंस की बात चल रही है। दूसरी बात आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर हमें पता होता है कि फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर स्पीड को फिक्स कर दें, यानी आप सेम स्पीड से चल रहे हो, इसका मतलब जितना ज़्यादा टाइम के लिए चलोगे, टाइम बढ़ेगा तो उतना ही तो डिस्टेंस कवर करोगे। एग्जाम्पल याद है आपको अच्छे से, ठीक है। स्पीड फिक्स होने पे जितना देर तक चलेंगे उतनी दूर पहुंचेंगे, जितना कम चलेंगे उतना कम पहुंचेंगे। तो कौन सा प्रोपोर्शन हो गया, टाइम इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, टाइम कम होगा तो डिस्टेंस डिक्रीज होगी। कौन सा प्रोपोर्शन हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। कौन सा एग्जाम्पल हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। आपको समझाने के लिए है, आप चाहो तो एग्जाम में इतना कुछ मत लिखा करो,
चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा क्वेश्चन ही करेक्ट होने के चांसेस इंक्रीज होंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये इन्फॉर्मेशन लिख ली। उसके बाद बात करते हैं आगे। हाँ जी, अब बनाते हैं टेबल। मुझे पता लग गया किन दो चीज़ों के बारे में बात चल रही है और मुझे पता लग गया किस टाइप का प्रपोर्शन है, आपने लिख दिया डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात चल रही है, एक तो बात चल रही है टाइम की, ठीक है, और एक बात चल रही है डिस्टेंस की। तो मैं टाइम को मिनट में ले रहा हूँ क्योंकि बाद में मिनट के बारे में बात की हुई है। ठीक है, तो मिनट में ले लेते हैं। और डिस्टेंस है आपकी किलोमीटर में। किस में डिस्टेंस? किलोमीटर में। अब आप मुझे बताइए कि हमें क्या दिया हुआ है कि 1 आवर में 75 किलोमीटर चलता है, यानी 1 आवर मतलब 60 मिनट के अंदर। तो मिनट जब है 60 तब तो डिस्टेंस कवर होता है 75। ठीक है, फिर हमसे क्या पूछा, अगर टाइम हो 20 मिनट, अगर टाइम है 20 मिनट तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, क्वेश्चन मार्क। और इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि टाइम कितना होगा, यानी टाइम कितना होगा, टाइम क्वेश्चन मार्क हो गया, टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर, अगर डिस्टेंस आपका 250 किलोमीटर है तो। समझ गए हमें क्या क्या फाइंड करना है? अगर टाइम इतना है तो डिस्टेंस फाइंड करो, डिस्टेंस इतनी टाइम फाइंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आता है करना। आप इसको लिखोगे x1, ये x2 और ये x3, ये y1, y2 और y3। डायरेक्ट प्रपोर्शन का एग्जाम्पल तो आप क्या लिखोगे कि x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। इसका मतलब कि 60 अपॉन 75, यूनिट कन्वर्जन सही करना भाई, ठीक है। 60 अपॉन 75 इज इक्वल टू 20 अपॉन y2। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो y2 इधर आ जाएगा, तो 60 के साथ तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा y2, ठीक है, और उधर चला जाएगा 20 के साथ में मल्टीप्लाई में 75। तो 60 मल्टीप्लाई y2, 75 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। और जब यहाँ से मैं y2 की वैल्यू निकालूंगा तो 20 मल्टीप्लाई 75 तो रहेगा ही रहेगा, 60 मल्टीप्लाई में तो वहाँ का चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 21 जा 20, 23 जा 3 से कट करोगे तो 25। ये क्या निकल के आ गया आपका? 25 निकल के आ गया है यहाँ पे। क्या चीज़ है ये? डिस्टेंस। तो किस में आया है ये? किलोमीटर में। आप खुद चेक कर लो कि 60 मिनट से 20 मिनट तक आपको आना है, कैसे आया आप ज़रा बताना? 3 से डिवाइड करके। 60 से 20 कैसे आते हो? 3 से डिवाइड करके। तो जब 75 को 3 से डिवाइड किया तो 325 आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे भी हो जाता है, शॉर्टकट है करने का ये। इससे आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो कि जब मुझे 60 से 20 आना है 3 से डिवाइड करके, तो यहाँ भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, सेम चीज़ आएगी। ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का लॉजिक, ये नोट कर लो। अब मुझे फाइंड करना है इसको, तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो फर्स्ट वाले को थर्ड वाले को ले लो, यानी x1 अपॉन y1 इक्वल टू x3 अपॉन y3 ले लो, ये x2 अपॉन y2 इक्वल टू x3 अपॉन y3 ले लो, कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपको शॉर्टकट करके बताता हूँ। अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ, इन दोनों को, तो 25 से 250 कैसे पहुँचे आप? 10 से मल्टीप्लाई करके। तो 20 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देना, ये क्या आ जाएगा? 200 मिनट आने वाला है। क्या आने वाला है? 200 मिनट आएगा। 25 से 250 10 से मल्टीप्लाई, तो 20 से भी 10 से मल्टीप्लाई करके 200 आ जाएगा। लेकिन हम निकाल के दिखाते हैं इस चीज़ को। तो हमें पता है कि x2 अपॉन y2, यानी ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये है, इक्वल टू x3 अपॉन y3, ठीक है। x2 अपॉन y2 यानी कि 20 अपॉन 25 इक्वल टू, ये नहीं पता था तो मैंने बाद में लिखा है, इक्वल टू x3 अपॉन 250। तो यहाँ से अगर x3 की वैल्यू निकालोगे तो x3 इक्वल टू 20 अपॉन 25 तो रखा रहेगा ऐसे ही, और 250 डिवाइड में x3 के, तो वहाँ का चला जाएगा दूसरे साइड जाके, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 25 10 जा 250, तो ये हो गया 200 मिनट, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ फंडा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। अगला एग्जाम्पल करता हूँ, तब तक आप इसको नोट करो पॉज करके। नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, आप इसको नोट कर लो, तब तक मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखता हूँ।
अगर इसको आपको आवर में कन्वर्ट करना है तो देखो 63 जा 180 तो 3 आवर और 20 मिनट निकल के आ जाएगा। क्या निकलेगा ये? 3 आवर 20 मिनट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 5 अच्छा एग्जाम्पल है, मैप से रिलेटेड है, आप इसको नोट करो, तब तक मैं लिखता हूँ इसको। हाँ जी, लिख रहे क्वेश्चन? देखो मैप का फंडा क्या है, मैप के फंडा को समझते हैं आराम से। इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है। स्केल गिवन है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 300 किलोमीटर। स्केल आपका गिवन है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 300 किलोमीटर। उसका मतलब समझाता हूँ पहले आपको मैं, स्केल का मीनिंग क्या होता है। आप लोगों ने मैप देखा होगा, इंडिया का मैप, राजस्थान का मैप तो देखा होगा आपने। उस मैप में आप एक चीज़ देखी होगी, ऐसे ही नहीं होता है कि कैसे भी करके बना दिया। मैप के अंदर इन्फॉर्मेशन छुपी हुई होती है। इसका मतलब ये है कि मैप अगर कभी भी जैसे बनता है, मैप इस तरीके से इंडिया का मैप बना हुआ है मान लो, ठीक है, तो इसके अंदर भी ये वाली चीज़ निकल के आ जाएगी कि अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालते हो, पूरा नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें लिखा आता है जैसे कि 1 सेंटीमीटर। अगर मैप में आप स्केल का यूज़ करके अपना खुद का स्केल लेके अगर आप मैप में मीजर करो 1 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल में यानी हो सकता है कि आपने चेक किया ये दिल्ली है कहीं पे और मान लेते हैं यहाँ पे जयपुर है अपना, आपने चेक किया स्केल का यूज़ करके मैप में कि यार ये तो 1 सेंटीमीटर आ रहा है फॉर एग्जांपल, और आपने फिर बाद में मैप में चेक किया नीचे कहीं स्केल लिखा होगा। कैसे लिखा होगा स्केल? जैसे आप ग्राफ में स्केल लिखते हो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 300 किलोमीटर फॉर एग्जांपल, तो आप क्या कहोगे, अच्छा जयपुर दिल्ली के बीच में 1 सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो एक्चुअल में कितना डिस्टेंस है? 300 किलोमीटर है। ऐसे कोई और 2 प्लेसेज आपने चेक कर ली कि भाई इनके बीच में आ रहा है डिफरेंस आ रहा है 0.5 सेंटीमीटर का, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर 300 किलोमीटर, तो 0.5 क्या होगा इसका? हाफ, तो 150 किलोमीटर हो जाएगा। ऐसे आपने मान लो इन 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मेजर करके देखा, ठीक है, तो आपका स्केल का यूज़ करके आपको निकला 3 सेंटीमीटर। कितना निकला? 3 सेंटीमीटर। और आपने देखा 1 सेंटीमीटर अगर 300 है तो 3 सेंटीमीटर कितना होगा? 900 होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा स्केल के ऊपर, ठीक है, स्केल वाला इस पर ग्राफ पे या मैप के ऊपर, उतना ही एक्चुअल डिस्टेंस बढ़ेगा। यानी सिंपल चीज़ है, अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर रखूँ तो डिस्टेंस कम है, 2 सेंटीमीटर करो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, 3 सेंटीमीटर करूँगा डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। यानी जितना डिस्टेंस ये बढ़ेगा उतना डिस्टेंस ये बढ़ेगा। तो कैसा प्रपोर्शन हो गया? ये हो गया आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन। कैसा प्रपोर्शन हो गया? ये हो गया आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, अब करते हैं अपना क्वेश्चन, कैसे करेंगे इसको। तो स्केल पे 2 चीज़ हो गई कि डिस्टेंस ऑन मैप, स्केल पे एक चीज़ होती है तो डिस्टेंस ऑन मैप, आप मैप पे जो डिस्टेंस देख रहे हो, जैसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर देखा, ये डिस्टेंस आपने कहाँ देखा? मैप के ऊपर। तो एक चीज़ तो है अपनी डिस्टेंस ऑन मैप, और एक है एक्चुअल डिस्टेंस। क्या है? एक्चुअल में कितना डिस्टेंस है। अब पढ़ो क्वेश्चन को कि स्केल ऑफ मैप इज गिवन एज 1:, उसके बाद में आपका लिखा हुआ 3,0,0,0,0,0,0,0. 2 cities आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन दी मैप। मैप के ऊपर अगर उनके बीच में 4 सेंटीमीटर का गैप है तो फाइंड दी एक्चुअल डिस्टेंस। ये एक्चुअल में आपको सेंटीमीटर के साथ में दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इतना सेंटीमीटर। और इसको अगर अपन सेंटीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 100 से डिवाइड करके, और मीटर से किलोमीटर में कैसे करते हैं? 1000 से डिवाइड करके। यानी कि मैं 1 2 3 4 5 0 हटा दूँ तो 300 बचेगा। यानी एक्चुअल में जो दिया हुआ है आपका, आप डायग्राम देखना अपनी बुक में दिया हुआ है, वो है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 300 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 300 किलोमीटर डायग्राम में दिया हुआ है, आप देख लेना उसको। अब मुझे बताओ, अगर 1 सेंटीमीटर 300 किलोमीटर है तो 2 सेंटीमीटर कितना होगा? 600,
3 सेंटीमीटर 900 और 4 सेंटीमीटर 1200, तो हमारा आंसर तो निकल गया भाई। 4 सेंटीमीटर कितना निकलेगा 1200, लेकिन ओरली हम कर चुके हैं, लेकिन हमें इसमें करके दिखाना। तो कैसे करोगे कि डिस्टेंस ऑन मैप है सेंटीमीटर में और एक्चुअल डिस्टेंस को मैं ले रहा हूँ किलोमीटर में, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑन मैप है आपकी 1, तो एक्चुअल में कितना दिया हुआ है 300, और डिस्टेंस ऑन मैप अगर दो सिटी के बीच में 4 सेंटीमीटर है तो कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। मैंने सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये निकल के आ गया मेरा, ठीक है। आपको तो कन्वर्जन तो आता ही होगा। ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1 और ये हो गया y2। हमें पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, x1 अपॉन y1, इन दोनों का रेशो इक्वल टू इन दोनों का रेशो x2 अपॉन y2। ये हो गया 1/300, 1/300 इक्वल टू 4/y2। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में y2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y2 बन जाएगा, इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई होगा 300, तो ये हो जाएगा आपका 1200। तो देखो मैंने पहले बता दिया था ये चीज़ आपको कि अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 300 है तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा, तो 4 × 300। कौन सा मेथड बोलते हैं इसको, इसको यूनिटरी मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले जो क्वेश्चन है इसमें आप यूनिटरी मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर डायरेक्टली टेबल का यूज़ करके बना सकते हो। टेबल वाला मेथड ईजी पड़ जाता है, बस लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो। और 2 दिन में या 1 दिन के अंदर ट्राई करूँगा, 1 दिन में तो खैर नहीं हो पाएंगे, 10 क्वेश्चन है, 2 वीडियो बना के समझा दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।